कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान अनुदान पर ले सकते हैं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की सुविधा। राइजोबियम कल्चर का उपयोग यूरिया की खपत में करता है बचत। अभी मशरूम की खेती में तापमान और आर्द्रता पर दें विशेष ध्यान। अब समाचार विस्तार से। राज्य के किसान सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से कम पानी में बेहतर सिंचाई कर सकते हैं और अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। इस प्रणाली में दो सुविधाएं हैं, स्प्रिंकलर और टपक सिंचाई। दोनों के साधन उपकरण लगाने में धन की जरूरत होती है। जो किसान अपने खेतों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाना चाहते हैं, उनके लिए विभाग द्वारा 90% तक अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। किसान भाई राइजोबियम कल्चर का पैकेट BAU से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ 200 ग्राम का पैकेट उपलब्ध है। 1 हेक्टेयर में 10 पैकेट राइजोबियम कल्चर का उपयोग करके 60 किलो यूरिया की बचत कर सकते हैं। एक पैकेट जो 200 ग्राम का है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मिलता है। राइजोबियम के पैकेट में आधा एकड़ ज़मीन के लिए एक पैकेट उपयुक्त है। मतलब 1 हेक्टेयर के लिए हमको 10 पैकेट चाहिए और एक पैकेट की जो दाम है वो 15 रुपया है और इससे हम 1 हेक्टेयर में करीब 60 किलो यूरिया की बचत कर सकते हैं। जो किसान अभी मशरूम की खेती कर रहे हैं, वो इस मौसम में फसल के लिए आवश्यक तापमान और आर्द्रता बनाए रखें। जहां मशरूम लगाए हुए हैं, वहां का तापमान किसी भी हाल में 30 डिग्री से ज्यादा ना होने दें। साथ ही जरूरी आर्द्रता के लिए पौधों पर पानी का छिड़काव करते रहें। यदि आप मशरूम की खेती किए हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि अभी जो है गर्मी तेज हो रही है, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है। इसमें जो है आपको मशरूम की खेती में मेन है कि आपको उनका टेम्परेचर मेंटेन करना है और आर्द्रता मेंटेन करना है। टेम्परेचर जैसे हुआ कि 20 से 25 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री तक आप जा सकते हैं। उसके बाद जो है आपको आर्द्रता ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है, यानी उसमें पानी का छिड़काव करते रहें ताकि वो भींगा रहे और जो है सूखापन उसमें ना आ पाए, जिससे कि मशरूम की खेती ठीक से हो पाए। जो किसान फलदार फसल पपीता की खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए पूसा ड्वार्फ, कूर्ग या हनी ड्यू नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 30 से 150 फल प्रति पौधा है। किसान भाई पपीता की खेती के लिए वैसी जमीन का चयन करें, बलुई दोमट मिट्टी वाली हो और उसमें जैविक तत्वों की मात्रा भरपूर हो। पौधा लगाने में उनके बीच 1.8 गुना 1.8 मीटर की दूरी रखें, जबकि गड्ढे का आकार 60 गुना 60 गुना 60 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उपज के लिए पूसा डवार्फ, कुर्ग या हनीड्यू नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। शुद्ध लाभ 40 से 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। झारखंड में लाह की खेती बड़े पैमाने पर होती है। लाह उत्पादन में फसल तैयार हो जाने पर सबसे प्रमुख और परिश्रम युक्त कार्य होता है टहनियों से लाह छुड़ाना। किसान भाई इस काम को आसान करने के लिए दाव एवं दौली नामक कृषि उपकरण की मदद ले सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा।
और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2200 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2450 रुपए से 2550 रुपए, चावल उत्तम 3450 रुपए से 3600 रुपए, गेहूं 1850 रुपए से 1900 रुपए, चना 3300 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4700 रुपए से 5100 रुपए, दाल चना 3900 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1100 रुपए से 1300 रुपए और प्याज 900 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में जो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। बिल्कुल। और किसान भाइयों, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। इंतजार है ना जानकारी की? बिल्कुल, हम अपने किसान भाइयों के लिए जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं और जानकारी भी देंगे हम अपने किसान भाइयों को। आज हम जो जानकारी दे जा रहे हैं झुमकी बहन, वो जानकारी है कृषि यंत्रों के बारे में। अच्छा। बिल्कुल, अभी जो मौसम आने वाला है यानी खरीफ फसलों का मौसम आने वाला है, तो खरीफ फसलों में हम लोग किस किस कृषि यंत्र का उपयोग करके अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, तो उन कृषि यंत्रों के बारे में जानेंगे। अच्छा, जो डॉक्टर राजीव हमें बता रहे थे। बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो आइए किसान भाइयों, लेते हैं ये जानकारी। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के एक वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव कुमार। ये हमें जानकारी देंगे खरीफ फसलों में कृषि यंत्रों का प्रयोग कैसे किया जाए और इससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जाए। खरीफ फसल में कृषि यंत्रों का प्रयोग से क्या लाभ मिलता है? किसान भाइयों, खरीफ की फसल लेने से पूर्व उसमें कौन कौन से कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाए, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और वो अभी इस मौसम से ही इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि खरीफ में मुख्य रूप से हम लोग धान की खेती करते हैं, तो इसके लिए गर्मी की जुताई एक बहुत ही आवश्यक है। गर्मी की जुताई जिसमें कि हमें जो कृषि यंत्र इस्तेमाल करने चाहिए वो इस प्रकार के होने चाहिए कि जो कि गहरी जुताई कर सके। उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के जो प्राथमिक जुताई के यंत्र हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से मिट्टी पलटने वाला हल या तवेदार हल का अगर इस्तेमाल किसान भाई करते हैं तो गर्मी के समय में जुताई करने से उनको खरीफ के फसलों के लिए भी काफ़ी लाभ मिलेगा। अब किसान भाई आपको ये बता दें कि ये जो गर्मी की फसल के समय में अगर जुताई करें, इनसे आखिर उनको क्या लाभ मिलने की संभावना है। तो सबसे पहले किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ
कि जो हमारे कीड़े बीमारी के अंडे रहते हैं वो हमारे ज़मीन के नीचे काफ़ी मात्रा में मौजूद रहते हैं, या फिर जो खरपतवार के बीज हैं वो भी ज़मीन के नीचे रहते हैं। जब गर्मी के समय में गहरी जुताई करते हैं तो उसमें जो कीड़े बीमारी के अंडे हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जिससे कि धूप में, कड़ी धूप में वो नष्ट हो जाते हैं और खरीफ के फसलों में कीड़े बीमारियों का प्रकोप भी कम लगता है। इसके अलावा जब पहली बारिश होती है तो खरपतवार के बीज जो कि इस समय इस जुताई से हमारे ऊपर आ जाते हैं और पहली बारिश के समय उसका जर्मिनेशन, उगाव हो जाता है, जिनके कारण कि जो हमारे खरपतवार के बीज हैं वो पहले उगाते हैं और जब हम खरीफ के समय खेतों की तैयारी करने लगते हैं उस समय ये खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और जो हमारे खरीफ के फसलें हैं वो कम खरपतवार से बाधित होती हैं। किसान भाइयों, खरीफ के फसलों में मुख्य रूप से जो कृषि यंत्र इस्तेमाल होते हैं उसमें कि जैसा कि हमने बोला कि प्राथमिक जुताई के यंत्र हैं, इसके अलावा भी द्वितीयक जुताई के भी कृषि यंत्र हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से रोटावेटर, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, जिसको तवेदार हैरो भी कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी कई प्रकार के कृषि यंत्र हैं जिसमें कि हमारा जो खरपतवार निकालने के लिए हमारा डिफरेंट टाइप, अलग अलग तरीके का वीडर है, जिसमें कि कोनो वीडर है या फिर जो पावर वीडर होता है उसका इस्तेमाल कृषक बंधु करते हैं मुख्य रूप से। लेकिन बात बीच में आपने बताया कि द्वितीयक जुताई यंत्र ये किस प्रकार लाभदायक हमारे किसान भाइयों के लिए? किसान भाइयों, जो द्वितीयक जुताई यंत्र हैं उसके द्वारा जब हम खरीफ के फसलों में, खासकर धान में, जैसा कि आप जानते हैं कि कादो करना पड़ता है, तो उसके लिए ये जो द्वितीयक जुताई यंत्र हैं ये लाभदायक है। जब हम प्राथमिक जुताई यंत्र का इस्तेमाल पूर्व में किए हुए रहते हैं और कीचड़ तैयार करने के लिए हमको, जैसे रोटावेटर है, रोटावेटर का इस्तेमाल किसान भाई अगर करते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से कीचड़ तैयार हो जाता है और हमारा जो उसमें जब बिचड़ा के रुपाई हम करते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसमें हो जाता है। इसके अलावा जिनके पास रोटावेटर नहीं है वो कल्टीवेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेतों की तैयारी के लिए, कादों की तैयारी के लिए, और या फिर तवेदार हैरो है उसके द्वारा भी कर सकते हैं। इसके अलावा कादों की तैयारी के लिए एक कृषि यंत्र होता है पडलर। पडलर से काफ़ी अच्छे से किसान भाई खेत की तैयारी खरीफ फसलों के लिए, खासकर धान के लिए, वो कर सकते हैं। जैसा कि धान के फसलों में अक्सर निकल आता है, उसके नियंत्रण के लिए कौन से औजारों का प्रयोग करें हमारे किसान भाई? किसान भाई, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि खरपतवार नियंत्रण के लिए हम लोग वीडर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए लेकिन एक बात का ध्यान किसान भाइयों को हमेशा रखना चाहिए कि धान की बुआई या किसी भी फसल में, खरीफ में अन्य फसल अगर ले रहे हैं, उसकी बुआई हमेशा कतार में करें। कतार में करने से ही हमारा जो खरपतवार के लिए जो कृषि यंत्र हैं उसका इस्तेमाल सही ढंग से किया जा सकता है। खरपतवार के निकालने के लिए मुख्य रूप से धान के लिए हमारा जापानीज पैडी वीडर है या कोनो वीडर का इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई। जैसे कि श्री विधि से खेती में आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है धान की खेती में। तो श्री विधि में अगर खरपतवार नियंत्रण के लिए हम लोग कृषि यंत्र का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है कोनो वीडर का इस्तेमाल सही ढंग अगर करें किसान बंधु तो उनको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी खासियत ये है कोनो वीडर की कि इसको चलाने में काफ़ी कम ताकत का एहसास होता है, ताकि और जिससे कि आसानी से खरपतवार को निकाला जा सकता है। खरीफ में दलहनी की भी खेती होती है, उसके लिए हमारे किसान भाई कौन कौन से औजारों का प्रयोग करें? किसान बंधुओं, जो दलहनी फसल है उसके लिए हमारा बहुत तरह के औजार हैं
और धान के लिए एक चीज़ लेकिन किसान भाइयों हम कहने में थोड़ा सा छूट गया था कि जो किसान बंधु डायरेक्ट जैसे सीडिंग करते हैं तो उसके लिए एक प्लास्टिक ड्रम सीडर बहुत ही अच्छा कृषि यंत्र है, जिसके इस्तेमाल करने से वो एक तो कतार में धान की बुआई का काम भी कर सकते हैं और सही मात्रा में आपका बीज दर जो है उसको भी नियंत्रित कर सकते हैं। जहाँ तक दलहनी फसलों का संबंध है तो दलहनी फसलों के लिए बुआई के लिए खासकर सीड ड्रिल का इस्तेमाल किसान बंधु कर सकते हैं। चाहे तो दलहनी फसलों में 0 टिल सीड ड्रिल का भी इस्तेमाल किसान बंधु कर सकते हैं। इसके अलावा जो निकाई गुड़ाई के लिए दलहनी फसलों में किसान बंधु चाहे इसी तरह से वीडर का इस्तेमाल करें, जिससे कि उनका निकाई गुड़ाई का काम बढ़िया से हो सके। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी। खरीफ के समय हमारा जो कृषि यंत्र है उसका प्रयोग से क्या क्या लाभ है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया जानकारी थी, है ना? बहुत अच्छी जानकारी थी। और कुछ जानकारी आप लाए हैं या हम चलें कहीं? बिल्कुल, कारू दादा से मिलने। आपने बिल्कुल सही बात कहा। अभी हम जानकारी देंगे किसान भाइयों को, लेकिन जरा मिल लेते हैं कारू दादा से भी। चलिए, आप भी मिल ले। चलिए। कारू दादा, जोहार 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 जोहार। क्या कर रहे हैं एकदम आम का बाग में? आम का बाग देखिए ना, मेरा पूरा आम गड़बड़ा गया इस बार। कैसे हो गया सब तो समझे में नहीं आ रहा है। वही तो देख रहे हैं, बिल्कुल फल नहीं लगा है। फल भी नहीं लगा है, मंजर भी सब झड़ गया। लेकिन पिछली बार आया था जिसमें थोड़ा बहुत फल लगा हुआ था, अच्छा तो पड़ा, मंजर भी था, थोड़ा टिकोरा भी था आम का। वही अचानक देख रहे हैं कि सब गड़बड़ा गया है। तो कोई उपाय नहीं किए? उपाय तो करने का जो है प्रयास तो किए, लेकिन विशेष क्या उपाय करेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखिए झुमकी बहन, ये समस्या हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के पास भी है कि जब आम की पैदावार लेने की बात होती है तो कीड़े लग जाते हैं, कई तरह के रोग लग जाते हैं। तो इसकी रोकथाम आवश्यक है, लेकिन इसकी रोकथाम कैसे की जाए, इस विषय पर आज हम अपने किसान भाइयों को जानकारी भी देने जा रहे हैं। बिल्कुल, जानकारी दे देने में ही भलाई है सबों की। तो जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी। आइए जानकारी ले लेते हैं इस विषय पर। आज हम आए हुए हैं ICR प्लांडू में और जानेंगे कि आम और लीची में कौन कौन से कीट लगते हैं और उनका नियंत्रण कैसे करें। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जयपाल चौधरी जी। डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा जाता है कि आम अभी जो है नींबू साइज के हो गए हैं हमारे बागों में, तो उस समय आम की देखभाल के लिए हमारे किसान भाई क्या करें? जैसे कि आपने देखा है कि अगर में कीट और बीमारियों के परसेप्शन में हम बात करते हैं कि नींबू की साइज़ का अभी आम जहाँ पे बगीचों में देखते हैं नींबू की साइज़ का हो गया है। मोस्टली हमारे अब की बार झारखंड में पूरा आम था वो बहुत ज़्यादा झड़ गया है, लेकिन फिर भी कुछ रुका हुआ है। झड़ने के पीछे सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें अगर आपका जहाँ से आम का पेड़ लगा फल लगा हुआ है उसके अगर डंठल पे देखते हैं, अगर सफ़ेद रंग का चूर्णी पाउडर जैसा दिखाई दे रहा है तो किसान भाइयों को तुरंत सलाह दी जाती है कि वो एक छिड़काव अभी हेक्साकोनाजोल या थायोविट या अपना जो सल्फेक्स पाउडर है 80% WP वाला, उसका एक छिड़काव करें। छिड़काव के समय ये ध्यान रखना है कि जितना हेक्साकोनाजोल है उसका 7 ml 15 लीटर पानी में, और जो थायोविट और सल्फेक्स पाउडर है उसका 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव अभी तुरंत कर दें, जिससे जो आपका जो पाउडर है सफ़ेद रंग का वो अभी कम हो जाएगा, तुलनी तुलासिता, जिससे आपका जो फल है उसके रुकने की ज़्यादा, उस पर डंठल पे रुकने की ज़्यादा संभावना रहेगी, कम झड़ेगा। अब एक आम समस्या जो आती है हमारे किसान भाइयों के बीच की, फल ज़्यादा से ज़्यादा गिरने लगते हैं, इसके क्या उपचार हैं? जैसे कि मैंने बात बताया कि नींबू का साइज के जैसे फल, जैसे अभी पूरा आपका फल बढ़ने लगेगा उसमें हम देखते हैं कि आपके फल समय से पहले ही आधा पका हुआ लगता है और बहुत स्वादिष्ट होता है और बच्चे उसको बहुत चाव से खाते हैं और वो फल नीचे गिर जाता है, क्योंकि उस आमतौर पे हम देखते हैं अगर उस फल को आप कुछ ले जाके रख दो तो उसमें सफ़ेद छोटे छोटे रंग के पिल्लू निकलते हैं। ये पिल्लू मोस्टली मुख्यतः जो फल मक्खी होती है उसके अंडे देने के बाद में उसमें से बाहर निकलते हैं कुछ समय के बाद में। जैसे ही फल मक्खी इसमें नींबू जैसी साइज होती है वहाँ से अंडे देना शुरू करती है और उसके बाद से जैसे फल बढ़ता रहता है उसमें अच्छे खूब सारे अंडे देती है। झारखंड के केस में इससे 30 से 40% फलों का इसमें नुकसान होता है। इससे अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हमें अभी से जैसे ही नींबू के फल साइज हुआ है उसमें मिथाइल यूजिनोल बेस्ट
मिथाइल यूजिनोल, उसका जो लगा हुआ फेरोमोन ट्रैप होता है जिसके ऊपर इस फल मक्खी के नर आकर्षित होते हैं, इन नरों को आकर्षित करने के लिए आप 10 प्लांट पे एक फेरोमोन ट्रैप को मेरी जितनी हाइट है इस हाइट पे 6 फीट हाइट पे प्लांट के नीचे की तरफ लगा दे। इससे नर उसकी तरफ आकर्षित होंगे और मरते रहेंगे और आपकी संख्या जो है फल मक्खियों की वो कम से कम रहेगी और उसमें अंडे देने के लिए कम संभावनाएं रहेंगी और आपका फल कम गिरेगा। अगर आपका ये है इसमें जिसको हम एंथ्रेक्नोज बीमारी बोलते हैं, जिसको फल सड़न हम बोलते हैं, उसमें फल को अगर बाग में लगा हुआ है, बगीचे में नींबू के बाद के आपके साइज है, तो अभी एक छिड़काव वहाँ पे आप एंट्राकोल या हेक्साकोनाजोल जो आप पाउडर मिल्ड्यू के लिए कर रहे हैं, एंट्राकोल जो इस एंथ्रेक्नोज बीमारी के लिए आपको एक छिड़काव 1 ml 1 लीटर पानी में मिला करके इसमें नींबू की साइज के आप 10 दिन बाद में एक छिड़काव करिए, जिससे आपका फल का सड़न कम होगा। और दूसरा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी मधुआ कीड़ा, जिसका मधु छोटे छोटे फलों पे पत्तियों पे काफ़ी दूर से चमकता हुआ आपको दिखाई देगा। इसका मतलब आपके बाग में बगीचे में मधुआ कीट बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। उसके रोकथाम के लिए जैसे कॉन्फिडोर है, लेकिन अभी आपको कॉन्फिडोर के बजाय जो साइपरमेथ्रिन है 1 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव करेंगे तो हमारा मधुआ कीड़ा, इसके साथ साथ में जो थ्रिप्स है वो भी, और दूसरे काफ़ी कीड़े हैं जो भुआ जैसे छोटे छोटे कैटरपिलर्स हैं जो पत्तियों को खाते रहते हैं। और फल में हम देखते हैं कि कई बार फल के अंदर कीड़ा लंबे रंग का पिल्लू आप घुसा हुआ मिलता है, तो उन सब की रक्षा के लिए साइपरमेथ्रिन 1 ml का अभी एक छिड़काव और उसके 15 दिन बाद में एक और छिड़काव करेंगे तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब। अब एक समस्या हमारे किसान भाइयों में देखी जाती है कि उनके जब आम के पौधे जो बड़े होते हैं उनके पत्तों में ये काले काले दाग आ जाते हैं, वो क्या हैं और उसके रोकथाम हमारे किसान भाई कैसे करेंगे? जैसे मैं बता रहा था कि काले काले जो आपका पत्ता होता है पूरा काले रंग का हो जाता है। काला रंग मैंने जैसे बोला कि मधुआ कीट अभी जितना मधु छोड़ेगा, मधुआ उसका नाम है कि मधु पीछे मधु छोड़ता है, तो वो मधु की उस पे जैसे ही बारिश शुरू होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो वहाँ पे उसमें काले रंग का जो कवक है वो उस पर वृद्धि करता है और पूरा काला रंग का आपका फल भी जहाँ काले रंग होगा काला रंग हो जाता है। तो उसकी रोकथाम के लिए आप मधुआ कीट को रोकें। चलते हैं कि गर्मी के मौसम में ही लीची भी होती है, तो लीची में कौन कौन से कीट लगते हैं और उसके रोकथाम हमारे किसान भाई कैसे करेंगे? जैसे ही हम देख रहे हैं कि अभी आपकी जो लीची है खेतों में मटर के दाने जैसी हो रखी है, और मटर के दाने इसमें हम देखते हैं कि हमारी लीची बहुत ज़्यादा झड़ जाती है। झड़ने के पीछे पहला कारण है कि जैसे ही लीची अभी होती है उसमें एक फ्रूट बोरर करके फल छेदक करके एक कीड़ा होता है जो वहाँ डंठल के पास से अंडे देता है, और वहाँ से उसका पिल्लू निकल करके फल के अंदर जैसे ही जाता है तो फल वहाँ से सड़ करके और गिरना शुरू कर देता है, और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फल वहाँ से गिरा हुआ रहता है। अगर ये फल पक भी जाता है तो हम इसको मार्केट में ले जा करके बाज़ार में जैसे ही बेचते हैं तो उस फल का भाव बहुत जो मूल्य है बहुत कम मिलता है। तो इस फल के लिए अब इस कीट के लिए अभी से एक छिड़काव फ्लूबेंडामाइड जो फेम के नाम से मार्केट में मिलता है, 1 ग्राम को 1 ml को 2 लीटर पानी में मिला करके एक फेम का छिड़काव करें। उसके 15 दिन के अंतराल पे आप एंडोक्साकार्ब जो आइसोकार्ब के नाम से मार्केट में मिलता है उसका भी 15 दिन के अंतराल पे, दोनों का 15 दिन के अंतराल पे 1 ml को 2 लीटर पानी में मिला करके उसका दोबारा से छिड़काव करें। दोनों दवाइयों का रिपीट छिड़काव करें तो आपके उसमें जो फल छेदक की समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। एक दूसरे का अंतराल रहेगा तो कितने महीनों तक छिड़काव करें? जैसे मैंने बताया कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि कितने दिनों तक। जब आप लीची की तुड़ाई करें उससे 15 दिन पहले तक कोई छिड़काव नहीं करना है। ये किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है, क्योंकि लीची में उसके दवा का अंश रहने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो 15 दिन पहले तक कोई छिड़काव न करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यही हुआ, यही जानकारी अगर हम पहले लिए रहते तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। इसीलिए किसान भाइयों, जानकारी पहले लीजिए, जो हम लोग बताते हैं उसको समझिए और उसका प्रयोग करिए। बिल्कुल सही बात कहा आपने। लेकिन झुमकी बहन, एक और जानकारी हम अपने किसान भाइयों को देने जा रहे हैं और वो जानकारी एक संदेश के माध्यम से देंगे। 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है?
अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी है, और इस जानकारी को हम लगातार बार बार हम अपने किसान भाइयों को देते हैं ताकि वो जल का संरक्षण कर सकें। बिल्कुल सही कहा और आपने। कुछ और जानकारी हमारे पास है। जी हाँ, उसके लिए हम चलते हैं IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में हल्के बादल रहेंगे। हवा दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। गर्मा धान में लगे खेतों में जल जमाव बनाए रखने के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें तथा समय से रोपे गए धान में रोपाई के 40 से 45 दिनों बाद यूरिया का दूसरा भुरकाव करें। आम और लीची के पेड़ों में फूल और फल लगने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। गर्मा मूंग में अभी एक सिंचाई अवश्य करें। सिंचाई के पहले निकाई गुड़ाई अवश्य करें ताकि मिट्टी में नमी ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रहे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है, तो हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन चलते चलते झुमकी बहन आपकी बारी है। बिल्कुल, हम अपना पता बता देते हैं ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर जरूर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तब तक के लिए किसान भाइयों, हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।